जय हिंद। देखिए बेटा, आज हम लोग जो है वो फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अभी पीछे मैंने भी कुछ वीडियो क्रिएट किए हैं, उसमें भी आपको कुछ टॉपिक बताए गए हैं इम्पोर्टेंट, जो कि परीक्षा से संबंधित हैं। हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स का पढ़ते हैं, जो कि अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। फिजिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर जो था उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए थे। करीब 70 से 80% क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के आ गए थे। तो चांसेस ज़्यादा होते हैं न्यूमेरिकल आने के, और बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि न्यूमेरिकल को ढंग से सॉल्व कर पाना। वो छोटी छोटी जो माइनर्स त्रुटियां हैं वो कर देते हैं। जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका यूनिट लिखना भूल जाते हैं, मात्रक नहीं लिखते हैं, या फिर कई जगहों पर वो जो है संकेतों का गलत इस्तेमाल कर देते हैं, कई जगहों पर वो कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तब हमको सॉल्व करना होता है। तो पहले तो हम लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, परीक्षा में साइंस का जो पेपर है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का समावेश होता है। तीनों उसमें एक ही में समावेशित होते हैं, तीनों को एक साथ करना होता है। हाई स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें देखिए क्या है कि जो फिजिक्स आपका है वो 25 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री जो है वो 20 मार्क्स का होता है, और जो बायोलॉजी है वो 25 मार्क्स का होता है। ओवरऑल 70 के होते हैं। और फिजिक्स जब आप पढ़े होंगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ 4 चैप्टर मिले होंगे। 4 चैप्टर में जैसे पहला आपका है प्रकाश, अपवर्तन और परावर्तन, मतलब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकंड है ह्यूमन आइज, है ना, मतलब मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तीसरा आपका है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जिसको कहा गया। चौथा आपका है ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ नहीं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसके साथ जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपके पास मैक्सिमम जो लेसन है वो कितने हैं, 5 है। 5 में पहला लेसन जो आपका है वो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। दूसरा जो है वो एसिड बेस एंड साल्ट है, जिसको हम लोग अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं। तीसरा आपके सिलेबस में मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं, धातु और अधातु हैं। चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, मतलब कार्बन और उसके यौगिक। और पांचवा जो है लास्ट चैप्टर जो है वो है पीरियोडिक टेबल, तत्वों की आवर्त सारणी। ठीक है, पांच चैप्टर हैं टोटल। मार्क्स कितने हैं, 20 मार्क्स हैं। बायोलॉजी में 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 चैप्टर से, मैक्सिमम कितने चैप्टर हैं इसमें, 3 ही चैप्टर केवल हैं। ठीक है ना, 3 चैप्टर में पहला जैव विकास है, लाइफ प्रोसेस। दूसरा आपका जो है क्या नाम है, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। और तीसरा जो आपका है वो क्या नाम है, आनुवंशिकता का, आनुवंशिकता और जैव प्रक्रम, जिसको हेरिडिटी कहा गया। ठीक है, तीन टॉपिक वहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि आपको टोटल 5, 4, 9 और 3, 12, 12 चैप्टर कंप्लीटली लर्न करने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के, तब आपको 70 मार्क्स जो है वो अचीव कर पाएंगे आप लोग। ठीक है ना। तो उसी क्रम में हम लोग फिजिक्स के टॉपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के आने के चांस रहते हैं। वो और बात है कि कोरोना के कारण इस बार का जो पेपर पैटर्न सेट हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने हिंदी, इंग्लिश, 12th की इंग्लिश देखा, हिंदी देखा, और होम साइंस देखा, ड्राइंग देखा, सारे सब्जेक्ट को देख रहे हैं जो अभी हो चुके हैं। उनमें पेपर बहुत ही ईजी आ रहा, बहुत आसान आ रहा है कोरोना के मद्देनज़र। ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स का, ये भी बहुत नॉर्मल है, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हो सकता है कि आने वाली 4 अप्रैल की जो परीक्षा है साइंस की, उसमें आपसे इसकी मुलाकात हो सके। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कि लोहे के तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। तो जो जो चीज़ दिया गया है पहले हम लोग उसको लिखते हैं, उसके बाद जो चीज़ निकालना है उस पर हम लोग पहुंचेंगे। और कह रहा है कि यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए। देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लोहे का तार है, सपोज करो कि ये जो तार आप देख रहे हैं ये लोहे का तार है। तो इस लोहे का तार मान लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी दी गई है, L1 दी गई। तो इसको हमने मान लिया कि कितना है, L1 है, सही है। और जो इसका एरिया है, एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, दोनों, इसका जो एरिया है वो कितना है भाऊ,
A1 है, माना गया है कि लंबाई L1 और एरिया क्या है A1 है। उस दौरान जो इसमें प्रतिरोध है वो कितना है बाबू 5 ओम है। इसमें प्रतिरोध कितना है 5 ओम है। तो अगर हम इसकी लंबाई को 2 गुना कर दें, कहा गया तापक्रम में कोई परिवर्तन ना हो और लंबाई कितनी हो जाए 2 गुनी। लंबाई 2 गुनी का मतलब पहले ससुरा इतना है, 2 गुने का मतलब इतना करके इतना और ससुरा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। अब जरा सोच के देखिए कि अगर लंबाई बढ़ी है, हम लोग सीधा सीधा समझे हैं, पहले ही हम लोगों ने रेजिस्टेंस को पढ़ा है, ओम के नियम को पढ़ा है कि अगर लेंथ को बढ़ाया जाता है तो 100% है कि लंबाई बढ़ने के क्रम में प्रतिरोधों की संख्या बढ़ेगी, तय है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि प्रतिरोध का मतलब ही होता है बाधक तत्व, ठीक, उसको हिंदी में कहते ही हैं कि बाधा उत्पन्न करने वाला। अब ये और बात है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं इसलिए उसको वैद्युत प्रतिरोध कहा गया, तो जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा उसको वैद्युत प्रतिरोध कह देते हैं, सही है ना। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि ससुरा सड़क पे जा रहे हो, ब्रेकर बना हुआ हो, ठीक, तो सड़किया अगर छोट भर की होगी तो उसमें जो ब्रेकर की संख्या होगी वो कम होगी, और सड़किया बढ़ के दूर की अगर हो जाएगी तो उसमें जो है ब्रेकर की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वैसे अगर चालक तार की लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो निश्चित है कि उसमें प्रतिरोध भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। ये तो तय, कितना बढ़ेगा कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं कि जो चालक तार की लंबाई है वो कितनी है, L1 है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है, A1 है, और जो इसका प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध कितना दिया गया बाबू, 5 ओम दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 ओम दिया गया है। कह रहा है कि दूसरे कंडीशन में अगर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब जो L2 की वैल्यू है वो 2L1 कर दी जाए, यही तो हुआ। दूसरी जो कंडीशन है L2 जो है वो वही L1 रहे लेकिन उसका 2 गुना रहे, प्राथमिक लंबाई की 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दे, जिससे इसके आयतन में कोई अंतर ना हो। मतलब भैया जब आयतन का मतलब वैल्यूम होता है, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, जब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा मतलब कि उसका क्षेत्रफल भी क्या रहेगा, समान ही रहेगा, उसके क्षेत्रफल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माने जो A2 की वैल्यू है वो भी कितनी रहेगी, A1 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तब कह रहा है तो नए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए, मतलब आपको R2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। विशिष्ट प्रतिरोध अगर आपने पढ़ा तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया बेटा, फार्मूला आपको पढ़ाया गया है कि R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपान ए, पढ़ाया गया है R इज इक्वल टू क्या, रो इंटू एल अपान ए। तो अगर हम R1 इंटू R1 इज इक्वल टू करेंगे तो रो इंटू L1 अपान A1, इसी तरीके से यहाँ अगर R2 इज इक्वल टू करेंगे तो रो इंटू L2 अपान क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे भैया R2 तो सब 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ R1 की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, 5 दी गई है, बराबर रो इंटू L1 अपान क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ देखिए जरा, R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 अपान क्या है, A2 है। अभी बताओ बाबू R2 हमको फाइंड ही करना है, रो इंटू L2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2L1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2L1, और A2 की वैल्यू कितनी दी गई है, A1, यहाँ क्या रख देंगे A1। इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, सही है। और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर मतलब डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। तो देखिए डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है भैया, देखिए फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देख रहे होंगे, पहला समीकरण अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो बायां पक्ष है मतलब LHS जो इसका है और इसका LHS दोनों को एक साथ डिवाइड कर लीजिए, मतलब 5 अपान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे तो इसको करेंगे इससे, मतलब लिखेंगे कि रो इंटू L1 अपान A1 है ना, पूरे का बटे हो जाएगा रो इंटू में 2L1 अपान क्या हो जाएगा बाबू, A1 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो देखिए 5 अपान R2 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपान A1 होल अपान रो इंटू 2L1 अपान A1। क्लियर है। अब देखिए हमको पढ़ाया गया कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो देखिए 5 अपान R2 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपान क्या हो जाएगा A1, और टोटल यहाँ आ जाएगा मतलब रो इंटू 2L1, और ये A1 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ A1 लिख देंगे, सही है। चाहो तो आप डायरेक्ट काट सकते हो एज यू भी, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिएगा बाबू, यहाँ से रो कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, और L1 से L1 कैंसिल, मतलब आ गया 5 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको लगता है हो जाएगा R2 इज इक्वल टू
5 2 जा 10 ओम, मतलब दूसरे चालक का जो नया चालक मिल रहा है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, 10 ओम होगा, 10 ओम निकल के आएगा। ठीक, तो जब 2 गुना कर देंगे और उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो नए चालक का जो प्रतिरोध निकल के आएगा वो कितना आएगा, 10 ओम। समझ में आया बेटा सबको? टॉपिक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए इस तरीके का क्वेश्चन परीक्षा में मिल सकता है, पूरे चांसेस हैं आने के। ढंग से थोड़ा पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? नंबर्स बताना है, कितने बल्ब जल सकते हैं, इतने इतने क्यों हो। तो पहले जो दिया गया उसको देखते हैं। 250 वोल्ट का मतलब बी की वैल्यू दिया है, वी इज इक्वल टू कितना दिया बाबू, 250 वोल्ट, सही है। वी इज इक्वल टू कितना दिया, 250 वोल्ट, और आई इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 एम्पियर। कितना दिया बाबू, 5 एम्पियर, है ना, 5 एम्पियर दिया गया। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 250 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 5 दिया गया है, और कह रहा कि 25 वॉट। इट मीन्स ये किसका वैल्यू दी गई है, ये पावर की वैल्यू दी गई है ना, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है। तो P इज इक्वल टू कितना दिया, 25 वॉट, है ना। तो देखिए कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो बेसिकली हम लोग एक फार्मूला जानते हैं इसके लिए एक फार्मूला जानते हैं कि होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। जानते हो ना, बहुत बेसिक है, बहुत नॉर्मल है बेटा। P इज इक्वल टू बी इंटू आई पहला फार्मूला होता है ये पावर का, जब आप लोग पढ़े रहे होंगे तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अभी बताओ कि कह रहा है कि कितने बल्ब, तो हम लिख देंगे माना n बल्ब जलाए जा सकते हैं। कितने बाबू, n बल्ब, n बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो जब n बल्ब जलेगा तो लिख देंगे n इंटू पी इज इक्वल टू बी इंटू आई। सही है, n बल्ब जल सकते हैं, मान लिया, तो n इंटू पी इज इक्वल टू बी इंटू आई। अब देखिए n हमको फाइंड ही करना है, तो b इंटू आई अपान क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू b की वैल्यू कितना दिया है, 250 लिख देंगे, i की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, अपान p की वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ क्या रखेंगे 25। अब देखिए 25 1 जा 25, 25 10 जा 250, मतलब 25 रकम 25, 25 दाम में 250। तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आया, 5 10 जा 50, तो मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया 50, मतलब जो है 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। चूंकि n का मतलब क्या था, n बल्ब का मतलब 50 बल्ब। अब इसका आंसर हो जाएगा 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप इस टॉपिक को समझ रहे होंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं आरओ क्लासेस के थ्रू, मैं बहुत गारंटी से तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि ये पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में ऐसे प्रश्नों से या इन्हीं प्रश्नों से आपकी मुलाकात हो सकती है। इसीलिए बहुत सीरियस होकर इस टॉपिक को समझिएगा, ढंग से समझिएगा, अच्छी परीक्षा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।